नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स पढ़ाया था। ठीक है जी। तो आइए इसके बाद हेडिंग डालें, उसी से रिलेटेड एक हेडिंग कंस्ट्रेंट से ही, तो फोर्सेस ऑफ, ठीक है जी, कंस्ट्रेंट्स, फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स कई बार आपको ऐसा लगे कि है क्या, है ना, तो बस एक वर्ड से याद रखा करो, कंस्ट्रेंट्स यानी लिमिटेशंस। ठीक है जी, जो इम्पोज की गई हैं, अप्लाई की गई हैं मोशन पर, तो यानी लिमिटेशंस अप्लाइड या इम्पोज्ड ऑन मोशन, है ना, ऑफ ए सिस्टम। किसी सिस्टम की मोशन पर जो लगाई गई लिमिटेशंस हैं, बाध्यताएं हैं, ठीक है जी, उन्हें ही आप क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है जी। तो फोर्सेस कैसे हैं, मतलब फोर्सेस क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स के फोर्सेस, है ना, क्या है। तो आपको पता है कंस्ट्रेंट्स यानी लिमिटेशंस। मोशन के ऊपर आप लिमिटेशन लगा रहे हो तो आपको फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, लिमिटेशन तभी तो लगा पाओगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब है जो फोर्सेस, है ना, यूज किए जाते हैं किस बात के लिए, लिमिटेशंस लगाने के लिए, किसी पार्टिकल या किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की मोशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, है ना, बाध्य करने के लिए, सीमित करने के लिए जो फोर्सेस यूज किए जाते हैं, ठीक है जी, वे क्या कहलाते हैं, आपके फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। क्लियर है। तो आप कह सकते हो द फोर्सेस ड्यू टू विच, ठीक है जी, यानी वे फोर्सेस जिनके कारण, ठीक है जी, जिनके कारण क्या, जो कंस्ट्रेंट है वो लिमिट कर देते हैं या रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं मोशन को। ठीक है जी। तो ड्यू टू विच कंस्ट्रेंट्स, ठीक है जी, लिमिट वर्ड लिख दो, यानी सीमित कर देते हैं, ठीक, या फिर आप रेस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हो, बाध्य कर देते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे फोर्सेस जिनके कारण कंस्ट्रेंट्स क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, किसे, मैंने बताया आपको, मोशन को, है ना, किसी पार्टिकल की या सिस्टम ऑफ पार्टिकल की, तो रेस्ट्रिक्ट द मोशन। ठीक है। तो लैंग्वेज खुद बनाना सीखो, चीज़ों मतलब कॉन्सेप्ट को समझ के, लैंग्वेज याद नहीं करनी आपको, है ना। तो मोशन ऑफ ए पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। भाई मोशन या तो एक ही सिंगल पार्टिकल की हो सकती है या बहुत सारे पार्टिकल्स के सिस्टम की हो सकती है। ठीक है जी। तो उन फोर्सेस को आप क्या कहते हो, कॉमन लगा लिख देना, आर नोन एज, ठीक है जी, फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ठीक है जी, उन्हें आप क्या कहते हो, फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। और इस प्रकार का जो सिस्टम है, ठीक है जी, कैसा सिस्टम, जिसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है उन फोर्सेस के द्वारा, ठीक है जी, यानी फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स के द्वारा जिस सिस्टम के मोशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है, उस सिस्टम को आप कहते हैं कंस्ट्रेंट सिस्टम। ठीक है जी, कंस्ट्रेंट सिस्टम। तो देखो एक वर्ड में और बता दूं आपको, थोड़ा सा ग्रामर का भी ज्ञान दे दूं, इसमें कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा। एक वर्ड है कंस्ट्रेंट और एक वर्ड है कंस्ट्रेंट। ठीक है जी। तो कंस्ट्रेंट एक तरीके से क्या है, नाउन है, ठीक, और ये इसका एडजेक्टिव है। ठीक है जी। तो एडजेक्टिव तो आपको पता है नाउन से पहले लगाया जाता है, तो इसका मतलब है ये वर्ड कभी भी यूज हो ना, कंस्ट्रेंट, ये मोशन से पहले यूज होगा यहाँ पे अधिकतर, है ना, यानी इसके बाद एक वर्ड होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि एडजेक्टिव क्या बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, मोशन से पहले जो वर्ड आएगा कंस्ट्रेंट होगा, और जो अकेले जो वर्ड आएगा, नाउन तो अकेले ही आता है, वो कंस्ट्रेंट होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो फिर बताओ अब, है ना, किसी वर्ड से पहले आना चाहिए कंस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंड, तो कंस्ट्रेंड आना चाहिए, है ना, ईडी वाला जो एडजेक्टिव है। तो ऐसे सिस्टम को आप क्या कहेंगे, कंस्ट्रेंट सिस्टम या कंस्ट्रेंड सिस्टम, तो कंस्ट्रेंड सिस्टम कहेंगे। ठीक है जी। तो आप इसमें लिख सकते हो एंड दिस सिस्टम, है ना, ये जो सिस्टम है जिसकी यहाँ जिक्र हुआ है, इज नोन एज, उसे आप कहते हैं
कंस्ट्रेंड है ना, ठीक है जी। कंस्ट्रेंड में टी नहीं होता बाद में, कंस्ट्रेंड सिस्टम, ठीक। इसे अंडरलाइन कर दियो। तो कंस्ट्रेंट सिस्टम कई बार पूछ ले क्या होती है डेफिनेशन, तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हो। क्लियर है। तो कंस्ट्रेंट सिस्टम क्या है आप समझ गए ना। सबसे पहले तो फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया कि किसी पार्टिकल या है ना पार्टिकल्स के सिस्टम की मोशन को रेस्ट्रिक्ट या लिमिट करने वाले जो फोर्सेस हैं, ठीक है जी, क्लियर है, वे क्या कहलाते हैं, फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। क्लियर है, ठीक है। लिखा है देखो, इसकी हिंदी बता दूं, हिंदी में आप कहते हैं, ठीक है, वे बल जिनके कारण, ठीक है जी, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स की हिंदी देख लेना एक बार, मुझे अभी याद नहीं आ रही। तो जिनके कारण कंस्ट्रेंट्स क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, ठीक है, सीमित कर देते हैं या बाध्य कर देते हैं मोशन ऑफ ए पार्टिकल, किसी कण या कणों के निकाय की गति को सीमित या बाध्य कर देते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो ऐसे बल क्या कहलाते हैं, फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं, ठीक है जी। हिंदी में देख लेना, बाध्यकारी बल कहेंगे शायद, ठीक है। और इस निकाय को कंस्ट्रेंट सिस्टम कहलाएंगे, ठीक है जी। बाधित निकाय हो सकता है हिंदी में ना, बाधित निकाय कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होती है। इसके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, रफ कर दूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब इसके एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स वही पुराने वाले हैं, मैंने आपको बता रखे हैं। जैसे आप बात कर लो सबसे पहले उसी के बारे में, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 1 किसके बारे में, इन केस ऑफ ए रिजिड बॉडी, ठीक है जी। मैंने बता रखा है रिजिड बॉडी के जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है वो कैसे रहती है, सेम रहती है ना। किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या रहती है, सेम। तो रिजिड बॉडी के जो केस में दो पार्टिकल है ना, इस पर बल लगेगा इसके द्वारा और इस पर बल लगेगा इसके द्वारा, यानी एक्शन रिएक्शन फोर्स हो रहा है, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो वो जो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है इंटरनल, ठीक है जी, वही होता है फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, है ना। तो इन केस ऑफ किसके केस में, रिजिड बॉडी के केस में जो इंटरनल फोर्स है, द इंटरनल फोर्सेस कौन से वाले, तो एक्शन वाला एंड रिएक्शन वाला, ठीक है जी। रिजिड बॉडी के केस में जो इंटरनल फोर्सेस हैं, एक्शन वाले और रिएक्शन वाले, ठीक है जी, और किसके बीच, तो मैंने बताया किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच। तो बिटवीन आप सही वाला लिखियो, एनी टू पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स किसके हैं, तो सिस्टम के हैं या बॉडी के हैं, ठीक है जी। बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम, ए भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो जो इंटरनल फोर्सेस हैं एक्शन और रिएक्शन के, किसी सिस्टम के किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्सेस है ना, इंटरनल फोर्सेस, वही क्या होते हैं, आर द फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है जी। वो एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, तो फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स का, ठीक है जी। ये पार्टिकल्स के बीच जो लगने वाला बल है, ठीक है जी, वही कहलाता है, ठीक है। उदाहरण समझ में आया आपको, है ना। पार्टिकल्स के बीच इंटरनल एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो लग रहा है, वही किसका एग्जाम्पल है, फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स का, ठीक है जी। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पेंडुलम के केस में बात कर दो, इन केस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आपने देखा है पेंडुलम में डोरी होती है, स्ट्रिंग, उसमें ऊपर की तरफ खिंचाव रहता है, तनाव, है ना। तो वही होता है फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, अकेला है वो तो कहेंगे द टेंशन, तनाव कहते हैं ना टेंशन, इन द स्ट्रिंग, रस्सी में या डोरी में,
और स्ट्रिंग किसकी है, तो सिंपल पेंडुलम की है। ठीक है जी, इन द स्ट्रिंग ऑफ ए हटा दो क्योंकि यहाँ कह दिया सिंपल पेंडुलम के साथ ए का मतलब कोई, अब कोई नहीं है, अब यही वाला है जिसकी बात हो रही है, तो ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के केस में है ना, जो टेंशन है रस्सी में, डोरी में, सिंपल पेंडुलम की रस्सी में जो खिंचाव है, तनाव है ना, वो क्या है, इज द ये फोर्स ऑफ कंस्टेंट। ठीक है जी, वो क्या है, वो है फोर्स ऑफ कंस्टेंट। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, और देखो बीड वाला एक एग्जांपल दिया था, उसकी बात कर लो। इन केस ऑफ ए बीड, बीड यानी मोती, इस तरीके से है ना। ठीक है जी, बीड के केस में आपने देखा है द एक तरीके से जो रिएक्शन फोर्स लगता है। ठीक है जी, और देखो बीड भी कौन सा मैंने डायग्राम से बताया था आपको, इस साइड देख लो, इस तरीके से ना, एक वायर है, उस पर ये मोती है ना लिपटा हुआ, मतलब उस बीच में होल रहता है ना इसके, और उसमें को तार पिरो करके है ना मोती की माला बनाई जाती है, आप जानते हो ना। तो ये किससे अटैच्ड है, स्लाइड कर रहा है ऊपर नीचे, किस पर, वायर पर। तो इन केस ऑफ ए बीड, बीड के केस में बीड की कंडीशन क्या है, तो बीड स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइडिंग ऑन ए वायर। ठीक है जी, बीड भी कोई ऐसे नहीं है जो रखा हुआ बीड है, मतलब मोती है ना, वो क्या है, वो स्लाइड कर रहा है वायर पर। ठीक है, तो उस पर जो रिएक्शन फोर्स होगा, ठीक है जी, नॉर्मली, नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली, ठीक है, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, तो मैं कह देता हूँ द रिएक्शन फोर्स ठीक है और ये ऑन द बीड, वायर के द्वारा लग रहा है, वायर इस पे फोर्स लगा रहा है ना, क्योंकि बीड इस पे लगाएगा है ना वायर पर, वायर इस पे लगाएगा। तो रिएक्शन फोर्स, या सिंपली रिएक्शन एक्शन के चक्कर में ना भी पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स, कौन सा फोर्स, जो वायर के द्वारा लग रहा है, और किस पर, बीड पर, तो ऑन द बीड। ठीक है, बीड पे लग रहा है, और बीड के है ना, बीड पे कैसे लग रहा है, नॉर्मली, वायर इस पे, मतलब वायर इस पे जो फोर्स लगा रहा है नॉर्मली लगा रहा है, और ये जो इस पे फोर्स लगाएगा ये ऐसे लगाएगा, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना, तो बीड और क्या आएगा, नॉर्मली, और प्रत्येक पॉइंट पर बीड के है ना, तो एट ईच पॉइंट। ठीक है जी, और किसके द्वारा, बाय द वायर। ठीक है जी, इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हो, क्या है ये, इज द फोर्स ऑफ कंस्टेंट। ठीक है जी, ये भी किसका एग्जाम्पल है, फोर्स ऑफ कंस्टेंट का। ठीक है जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक, तो ये मैंने बताया आपको। ठीक है, बीड स्लाइडिंग होने वायर का जो केस था, डायग्राम आपको याद होगा। ठीक है जी, तो उसमें जो रिएक्शन फोर्स होता है, जो परपेंडिकुलरली लगता है, लंबवत लगता है, नॉर्मली इसलिए वर्ड देखा है ना, ऊपर नीचे। ठीक है, ये ऐसे, मतलब वायर लगाएगा बीड पे ऐसे, और बीड लगाएगा वायर पे ऐसे। ठीक, तो तभी तो बैलेंस है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन फोर्स आप यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है जी, बाकी रिएक्शन का चक्कर छोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, रफ कर दो सारा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है ये आपका, आपने पढ़ा होगा पहले भी, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। और ये टॉपिक कौन सा था, आपको याद हो सेकंड सेमेस्टर में थर्मल फिजिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा होगा आपने, और 11th क्लास में पढ़ा होगा। हिंदी में कहते हैं स्वातंत्र्य की कोटि। ठीक है जी, तो वो क्या होता है, तो हेडिंग डालो डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो वैसे तो आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, स्वातंत्र्य की कोटि क्या है, आपको याद होगा 11th या बीएससी सेकंड सेम का जो थर्मल फिजिक्स है उसका। आपको याद होगा कोई कण है ना, जितनी भी विधियों द्वारा गति कर सकता है ना, जितनी भी मेथड्स के द्वारा
कोई पार्टिकल मोशन कर सकता है, उनकी नंबर को, उनकी संख्या को आप क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वातंत्र्य की कोटि। लेकिन यहाँ मैंने बताया यहाँ थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, बात वही है लेकिन कहने का तरीका क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग है, थर्मल फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, वहाँ पर होता था मेथड्स ऑफ मूविंग या मोशन करने के जो मिनिमम मेथड्स होते थे, है ना, जिन संभव विधियों के द्वारा कोई पार्टिकल मोशन कर सकता था या अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता था, अपनी ऊर्जा का विनिमय कर सकता था, ठीक है, उसे ही आप क्या कहते थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते थे। चाहो तो आप अपने नोट्स में देख सकते हो सेकंड सेम के। तो अब देखो यहाँ पे मैं बताऊँ, आप खुद बताओ किसी पार्टिकल की जो पोजीशन आपको डिटरमाइन करनी है तो आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए। देखो जैसे उदाहरण के लिए मार्कर है यहाँ पे और ये रूम है तो ये मार्कर कहाँ पर सिचुएटेड है, इस बात को बताने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, ठीक है। एक तो आपका एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का और एक जेड एक्सिस का। कैसे, आप देखेंगे इस साइड जो ये दीवार है वॉल, इससे ये कितनी दूरी पर है, एक्स एक्सिस की बात हो गई, है ना। नीचे से, ज़मीन से, फर्श से ये कितनी ऊंचाई पर है, कौन से एक्सिस की बात है, वाई एक्सिस की। और बोर्ड से ये कितनी दूरी पर है, तो जेड एक्सिस की बात हो गई, ठीक है। एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है, यह मोशन के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, वर्णन आप तभी कर सकते हैं जब आप क्या करें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई एक्सिस के अलोंग भी, जेड एक्सिस के अलोंग भी। तो ये क्या है, ये है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एक तरीके से नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, जो किसी पार्टिकल या किसी सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे तो मैं कह दूँ द मिनिमम। और एक बात और, मिनिमम क्यों भाई, कोई भी काम होता है तो आप चाहते हैं ना मिनिमम से मिनिमम में हो जाए, कम से कम में हो जाए, इसलिए किसी पार्टिकल की मोशन का डिस्क्रिप्शन भी हो जाए, वर्णन भी हो जाए और कम से कम, है ना, मेहनत करनी पड़े, कम से कम चीज़ों की आवश्यकता पड़े, ऐसा एक नेचर में होता है, ठीक है। तो द मिनिमम यानी निम्नतम, ठीक है जी। तो मिनिमम क्या है, मैंने आपको बताया मिनिमम नंबर है किसकी, कोऑर्डिनेट्स की, है ना। तो द मिनिमम नंबर ऑफ, और कोऑर्डिनेट्स के लिए भी एक वर्ड उसका एडजेक्टिव बनेगा, वो बताऊंगा मैं कैसे। तो द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के, है ना, निम्नतम संख्या क्या कहेंगे, अनाश्रित, क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स को, निर्देशांक। तो अनाश्रित निर्देशांकों की जो निम्नतम संख्या है, ठीक है जी, जो क्या करती है, विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब, विच लगाना चाहो लगा दो, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो, रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब, जो आवश्यक होती है, क्यों, टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, बताने के लिए, द मोशन, मोशन के बारे में। और मोशन किसकी, तो मोशन, हाँ, मोशन के बारे में पूरी तरह बताना है, तो टू डिस्क्राइब द मोशन कंप्लीटली। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की वो मिनिमम नंबर जो आवश्यक होती है डिस्क्राइब करने में किसी मोशन को कंप्लीटली, ठीक है जी। और मोशन भी किसकी, ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम की मोशन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए जितने भी नंबर ऑफ, मतलब जितनी भी संख्या लगे किसकी, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की, उसे ही आप क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है जी। तो कॉमन लगा के लिख दो बस, क्या आएगा, नंबर है, नंबर तो ये जाएगा, ठीक है जी। इज नोन एज, नंबर यानी सिंगुलर, इज नोन एज, क्या लिखोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट सिस्टम। बताइए कौन सा सिस्टम, तो वो वाला सिस्टम जिस सिस्टम की मोशन को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उसी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी ये, क्लियर है। तो देखो, हाँ, इंडिपेंडेंट वर्ड मुझे समझाना है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है, देखो कैसे, मार्कर का उदाहरण मैंने दिया,
तो आप खुद बताओ, यदि ये एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो चेंज हो रहा है डिस्टेंस में, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है क्या? फर्श से इसकी ऊंचाई चेंज हो रही है? नहीं हो रही। और बोर्ड से इसकी जो दूरी है वो चेंज हो रही है क्या? जेड एक्सिस के अलोंग नहीं हो रही। तो इसका मतलब यदि एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है तो वाई और जेड का उनसे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और यदि ये मोशन ऐसे कर रहा है तो बोर्ड से डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, है ना, और दीवार से, इस दीवार से यहाँ तक कि एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी, यानी जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग कोई चेंज नहीं होगा यदि ऐसे मोशन करेगा वाई एक्सिस के अलोंग। तो जब वाई एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है तो एक्स और जेड एक्सिस से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है जी। एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है तो वाई और जेड एक्सिस से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और ध्यान देना एक और बचा, जेड एक्सिस के अलोंग यदि मोशन करेगा तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही और इसकी हाइट भी चेंज नहीं हो रही है वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग कोई चेंज नहीं है। यदि वो जेड एक्सिस के अलोंग मोशन करता है तो एक कोऑर्डिनेट माने एक एक्सिस पर चेंज होता है मोशन के दौरान, तो बाकी दोनों कोऑर्डिनेट से कोई मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार के कोऑर्डिनेट से क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी, अनाश्रित निर्देशांक। समझ में आई बात? तो वो मिनिमम नंबर, वो निम्नतम संख्या किसकी संख्या, किसका नंबर? तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की, है ना, अनाश्रित निर्देशांकों की, ठीक है, जो रिक्वायर्ड, जो आवश्यक होती है टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, बताने के लिए किसी निकाय की गति के बारे में, है ना, पूरी तरह, पूर्णतः, है ना। तो टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए सिस्टम कंप्लीटली इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट सिस्टम। उसी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी जिसकी मोशन को आपने डिस्क्राइब किया है। आई बात समझ में? तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद देखो एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल तो आप, है ना, पहले से भी जानते हैं। जैसे एक वाले का एग्जाम्पल दो। देखो कोई पार्टिकल है, द पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल, ध्यान दे रहा, कैसा पार्टिकल भाई? तो ऐसा पार्टिकल जो क्या कर रहा है? मूविंग along एनी वन एक्सिस, किसी एक्सिस के अलोंग केवल मोशन कर रहा है ऐसा पार्टिकल, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? तो हैज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना, पूरा लिख लियो, कितना? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है एक पार्टिकल जो मोशन करता है केवल एक एक्सिस के अलोंग। जैसे धागे पर चलती हुई चींटी है ना, एक धागा लटका रखा है और उस पर चींटी चल रही है, तो वो ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, यानी वाई एक्सिस के अलोंग, किसी एक एक्सिस के अलोंग मोशन कर रही है, ठीक है। वो ऐसे नहीं जा सकती और ऐसे भी नहीं जा सकती। बाकी दो एक्सिस के अलोंग उसकी मोशन को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बाधित कर दिया, लिमिट कर दिया, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। तो मैंने कहा है एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? एन अंट, ठीक है, अंट की स्पेलिंग ये है ना, एक चींटी है, ठीक है, जो चल रही है, मूविंग ऑन ए स्ट्रिंग, किसी रस्सी पर या किसी थ्रेड लिख देना या किसी धागे पर, है ना, ठीक। और दूसरे का एग्जांपल देखो, मैं बता देता हूँ आपको, द पार्टिकल मूविंग, ठीक है, लिख लोगे ना, एलोंग, एलोंग नहीं आएगा बल्कि यहाँ तक, मूविंग तक, है ना, चलो मूविंग तक लिख देता हूँ, ऑन ए प्लेन, जो पार्टिकल किसी प्लेन पर मोशन कर रहा है तो क्या आएगा? हैज़, वो रखता है कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो हैज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 2। बताओ कैसे? जैसे ये दीवार है तो दीवार पर चलती हुई चींटी, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है, चींटी इधर भी जा सकती है, पीछे आगे पीछे, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, ऊपर नीचे भी जा सकती है, वाई एक्सिस के अलोंग भी चल रही है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ऐसे नहीं चल सकती जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। और एग्जाम्पल में कहो तो एन अंट, ठीक है जी, मूविंग ऑन ए वॉल, वॉल कह दो या फर्श पे कह दो, फ्लोर है ना, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो, द पार्टिकल मूविंग, है ना, इन स्पेस, स्पेस में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके लिए बात कर लो, ठीक है जी। तो हैज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लोगे ना, कितना आएगा? 3, ठीक है। और एग्जाम्पल में बताऊँ आपको,
एग्जाम्पल आ जाएगा। जैसे देखो स्पेस यही तो है सारा, जैसे एक क्या है, बर्ड है, स्काई में चल रही है, तो देखो ऊपर नीचे भी हो सकती है, आगे पीछे तो चलती है उड़ के, और इस साइड भी तो चल सकती है, तीनों एक्सिस के लोग उसकी मोशन है। तो ये बर्ड है ना, या मॉस्किटो कह दो, मच्छर है, या फ्लाई है ना, होती है मक्खी, क्या बोल कहेंगे, ए बर्ड फ्लाइंग, फ्लाइंग उड़ती हुई, इन द स्काई, आकाश में उड़ता है एक पक्षी, ठीक है। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितनी स्वतंत्र कोटि है उसकी, 3, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल हो गए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है जी। ये आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, बाकी है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड कई चीज़ें और हैं, ठीक है, तो उसे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।